बच्चों, हम ज्योग्राफी में आज आपका नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 6, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये चैप्टर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी में से करेंगे। चैप्टर बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, पर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको नाम बहुत याद करने हैं। ठीक है, इसमें याद करने का बहुत है, बाकी लैंग्वेज एकदम ईजी है, आप आराम से समझ लोगे। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ रहे हैं और आपको डायरेक्ट इसी में से ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको टिक करा दूंगी और आपको वही नोट्स बनाने हैं। सो ये है हमारा लेक्चर 165, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर 6, जियोग्राफी में पेज नंबर 65। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ वाला है, अगर हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी किया है। सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने देखा था कि इंडस्ट्रीज़ किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पेज नंबर है 64। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing। ठीक है, तो गुड्स का प्रोडक्शन बहुत बड़ी तादाद में, लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स का प्रोडक्शन कैसे, रॉ मटेरियल से जब हम उसे प्रोसेस करते हैं, रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बनाते हैं और फिर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल में से कोई काम की चीज़ बनाने की, टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। फिर से गुड को प्रोड्यूस करना, चीज़ों को प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी मात्रा में, कैसे, रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग मतलब सारे स्टेप्स फॉलो करके, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे पेपर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, किस में से मिलता है, रॉ मटेरियल क्या है पेपर के लिए, वुड। शुगर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, डेली यूज़ में आता है, किस में से मिलता है, शुगर केन। फिर आयरन और स्टील, वो हमें आयरन ओर से मिलते हैं। इसके बाद बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिलता है। सो ये सब क्या है, मतलब ये सारे जो मैंने वुड बोला तो वो रॉ मटेरियल है, उसका वैल्यूएबल प्रोडक्ट पेपर। सो कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ी उसके बाद हमें, और हम लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाते हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, सो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो जो लोग होते हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्राइमरी मटेरियल्स को। ठीक है, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मतलब जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में जॉब में होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर आपको पता है इंडस्ट्रीज़ का होता है। सो जो सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो प्राइमरी मटेरियल्स, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड मटेरियल्स को यूज़ करके वो लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सो जैसे कि स्टील फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, कार फैक्ट्रीज़ में वर्कर एम्प्लॉयड्स हैं, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में है, बेकरीज़ में, वो सब किस में आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ही आते हैं, वो सारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं जिनको सर्विसेज देनी होती हैं। सो हम इस चैप्टर में मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही बात करें जो कि सेकेंडरी सेक्टर में फॉल होती है। सो देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कोई भी कंट्री का व्यवहार, वहीवट, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे जैसे डेवलप करेंगी वैसे वैसे कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का इम्पॉर्टेंस। सो कैसे इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए। सो देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैकबोन कहा जाता है जनरल में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। ठीक है, सो मतलब बैकबोन कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो क्यों, कारण क्या है, रीजंस क्या हैं कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का बैकबोन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी बैकबोन है। क्यों? सो पहला कारण,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खाली एग्रीकल्चर को ही मॉडर्नाइज नहीं करती हैं, वो मतलब लोग अगर इंडस्ट्रीज नहीं होती तो सारे के सारे लोग या तो मतलब सारे लोग प्राइमरी सेक्टर की तरफ ही जाते हैं, मतलब सिर्फ सब खेती बाड़ी करते, कोई कुछ बनाता ही नहीं। सो वो डिपेंडेंस कम करती है। अगर इंडस्ट्रीज हैं तो आप देखो प्राइमरी सेक्टर का भी काम चल रहा है, टर्शरी सेक्टर का भी काम चल रहा है। प्राइमरी सेक्टर कैसे, तो हमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं इंडस्ट्रीज में, कहाँ से आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में से आते हैं। सपोज हमने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, कोई अच्छी मतलब कोई चीज़ बना दी, फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। सपोज किसी की शुगर फैक्ट्री है, शुगर उसने बना दिया, अब उसे सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, वो टेम्पो के टेम्पो या ट्रक के ट्रक दुकानों वगैरह में भेजेगा कि उसका बिके शुगर। सो आप देखो तो ये अकेला सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो अकेला इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और टर्शियरी सेक्टर के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसीलिए बैकबोन है क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स में काम दे रहा है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज not only help in modernizing agriculture which forms the back, they also reduce the, not only help in the modernizing agriculture, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. इवन सेकेंडरी सेक्टर्स में जॉब भी खुलते हैं। ठीक है, मतलब कोई इंडस्ट्री लगती है तो अभी देखो एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में, तो उनको लगता है कि भाई जैसे पूरी फैमिलीज एग्रीकल्चर में है तो एक आध मेंबर क्या करता है इन इंडस्ट्रीज में काम कर लेता है, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। दिस वॉज द मेन फिलोसॉफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। इट वॉज also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. हमेशा से हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक कंडीशन रही है जिसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को और पावर्टी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मतलब हमारा ऐसा मंत्र है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी उतना ही बेरोज़गारी और पावर्टी कम होगा। ठीक है, तो यही फिलॉसफी रही है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, मतलब जो गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग GIDC वगैरह में हैं, जो लोग ग्रांट लेके फैक्ट्रीज चालू करते हैं। सो उनका भी यही, गवर्नमेंट क्यों उन्हें सपोर्ट करती है, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप करोगे तो आप 10 लोगों को एम्प्लॉय करोगे। ठीक है, आप खुद तरक्की करोगे, वो 10 लोग को भी एम्प्लॉय करोगे, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और पावर्टी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ मतलब जो गवर्नमेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉइंट सेक्टर वेंचर्स मतलब जो प्राइवेट और पब्लिक मिक्स होते हैं वो, तो उनका जो मेन एम यही है कि पावर्टी और तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। और इसी कारण आप देखोगे बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज़ में, एकदम पिछड़ी एरियाज़ में आप देखोगे बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं। इवन हम आप देखोगे हमारी साइड भी एकदम, हमारे जो आगे छोटे छोटे शहर हैं, एकदम छोटे शहर हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, वहाँ प्लांट्स लगाए हैं लोगों ने, वहाँ फैक्ट्रीज़ खोली हैं, बड़ी कंपनियों ने वहाँ इंडस्ट्रीज़ खोली हैं। तो एक तो मतलब उनका खुद का होता होगा कि उनको ज़मीन वगैरह सस्ती पड़ती होगी, पर एक तरह से वो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। कहीं अगर इंडस्ट्री खुल जाती है तो उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डेवलपमेंट होता है, वो चलती हुई एरिया हो जाती है। ठीक है, सो मतलब बिना रीजन देखे ट्राइबल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम हमारा सामान बना के बाहर भेजते हैं, तो इसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स भी एक्सपांड होते हैं। मतलब ट्रेड और कॉमर्स की जो ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी एक्सपांशन होता है। और फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, मतलब भाई आदान प्रदान होता है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर के देशों से एक तरह से हम जुड़ते हैं। ठीक है, सो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सो जो इवन फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी हमारे में इंटरेस्ट दिखाती हैं। सो तो वो कंट्रीज, ठीक है, सो ये हमने 4 पॉइंट्स लिख दी। ठीक है, ये एक पहली पॉइंट हमने लिखी, सेकेंड, थर्ड पॉइंट लिखी। ठीक है, सो वो कंट्रीज जो रॉ मटेरियल्स में से सामान बनाती हैं काम का, वो बहुत प्रॉस्परस कंट्रीज होती हैं।
इंडिया की जो खुशहाली है वो किस में डिपेंडेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, सो इस तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आप ये पहली पॉइंट, दूसरी और तीसरी पॉइंट लिख सकते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब एक दूसरे से अलग जुदा नहीं है। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दे मूव हैंड इन हैंड। ठीक है, जहाँ एग्रीकल्चर होगा वहाँ इंडस्ट्रीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेसिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जो इंडस्ट्रीज चालू हुई, मतलब एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब जो एग्रीकल्चर के मटेरियल यूज़ करती है वो इंडस्ट्रीज चालू हुई, तो उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया, मतलब एक बढ़ावा दिया, क्योंकि वो लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेते थे, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेने की वजह से वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेते थे और यूज़ करते थे उनके इंडस्ट्रीज़ में, सो एग्रीकल्चर को एक बूस्ट मिला। ठीक है, they depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pump, fertilizer, insecticides, pesticides, plastics, PVC pipes, machines and tools etc. to the farmers। तो क्या करते थे वो, मतलब इंडस्ट्रीज फार्मर्स पर डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के लिए, और इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज में ही बनने वाली चीज़ें जैसे कि इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, ये सब फार्मर्स को बेचते हैं। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturalists in, तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है, इससे एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो फार्मर्स हैं उन्हें फ़ायदा ही हुआ है इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। इससे उनको फ़ायदा ही हुआ है, मतलब जितनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं उतना फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है और उनका काम और ज़्यादा आसान हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज हैंड इन हैंड जाते हैं। क्यों, साथ में क्यों जाते हैं, फिर से देखो, यहाँ एग्जाम्पल देके हम बोल रहे हैं कि जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर को एक बड़ा बूस्ट दे रहे हैं। कैसे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। सो वो उन पे डिपेंडेंट करते हैं, दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा टू द फार्मर्स। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इनसे रॉ मटेरियल लेती हैं और इनको क्या बेचती हैं, सारा एग्रीकल्चर का सामान। सो देखो, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। उनका रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के पास जा रहा है और इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो सब इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर, उनका प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, प्राइमरी सेक्टर वाले भी खरीद रहे हैं। तो इसीलिए मतलब, और जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा। ठीक है, सो आज के जो प्रेजेंट डे ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन में अवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। जो आज का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। हमारे जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो क्वालिटी वाले होने चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में टिक पाएँ, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके कम्पीट कर पाएंगे। अभी नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आ गई थी बात, फिर से देखते हैं कि नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ का कितना हाथ है। ठीक है, सो अगर आप लास्ट 20 ईयर्स की बात करें, अब मे बी अगर आपकी लेटेस्ट है एनसीईआरटी, मैं हूँ पेज 66 पे, अगर आपकी लेटेस्ट है, शायद इन आंकड़ों में थोड़ा चेंज हो तो आपका सही होगा। मेरा पुराना एडिशन है, आपका लेटेस्ट हो तो आपका सही होगा। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इकोनॉमीज में, तो ओवर द लास्ट 20 decades the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP। मतलब लास्ट 20 सालों में क्या हुआ है, लास्ट 20 सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% GDP पे खड़ा है, आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ठीक है, 27 में से जो 10% है वो मतलब 27% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इंडियन इकोनॉमी में आता है। 27% सेक्टर
इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में, तो उसमें से 10% तो माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मतलब खुदाई और ये सब में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, और जो 17% है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी है। तो वो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हमारी मतलब देखो हमारा ये चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, पर ये देखो सिर्फ 17% इंडस्ट्रीज़ ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं जीडीपी में, मतलब इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है हमारी जीडीपी में। सो ये बहुत कम है, ठीक है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स वेयर इट इज़ 25-30%। बाहर अगर हम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स, इंडिया की बात ना करें, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो 25-35% वो लोग शेयर देते हैं, जबकि हमारी इंडिया में ओनली 17% है। सो अगर आप ट्रेंड देखें ग्रोथ का मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट 10 ईयर्स में, सो 7% रहा है, 7% की ग्रोथ हुई है, पर ग्रोथ 12% होनी चाहिए, ठीक है। सो 2003 में मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। तो विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। 7% ग्रोथ देखी गई है मैन्युफैक्चरिंग में, पर ये ग्रोथ 12% होनी चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस, मतलब अलग अलग जो नई नई पॉलिसीज लाती है गवर्नमेंट, एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रीज नए नए एफर्ट्स डाल रही हैं ताकि वो अपना प्रोडक्शन इम्प्रूव कर पाएँ। इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। ये जो 12% ग्रोथ पर एनम का टारगेट है वो हम जल्द ही अचीव कर लेंगे। फिलहाल हमारा 7% पर एनम चल रहा है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव, और इसी कारण एक संस्था खुली है जिसका नाम है द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC, ठीक है। क्यों खुली है ये संस्था? ताकि हम काम किया जाए कि इंडस्ट्रीज़ अपना जो है अपना प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करें। सो वो देखने के लिए ये संस्था खुली है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है। तो ये हुआ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी, जो कि हमने सोचा था उससे कम है, ठीक है। चैप्टर चालू हुआ था, हमने सोचा कि चैप्टर का नाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, पर जब हमने देखा तो ये तो जीडीपी में इतना ग्रोथ भी मतलब कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है। पर देखो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। सो इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसी होनी चाहिए? अब इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसी होनी चाहिए, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सवाल है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसी होनी चाहिए? So industrial location are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसी होनी चाहिए? अगर मुझे इंडस्ट्री सेटअप करनी है मैं कहाँ करूँगी? तो जहाँ मुझे रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा। ऑब्वियसली मुझे इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अगर देखो मुझे शुगर की फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, शुगर की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो मैं क्या देखूँगी कि शुगर केन जो रॉ मटेरियल वो मुझे नज़दीक में मिल रहा है। फिर दूसरा मैं क्या देखूंगी, लेबर, क्या आसपास मुझे काम करने वाले लोग मिलेंगे। तीसरा कैपिटल, मेरे पास इतना पैसा है। चौथा, या मैं जो कैपिटल लगा रही हूँ वर्थ है, भाई ये प्लेस के वर्थ है। फिर पावर, भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये इस एरिया में सही है, ऐसे तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है कि इस एरिया में लाइट चली जाती है या तो इस एरिया में पानी नहीं आता है। फिर मार्केट, क्या मार्केट नज़दीक है? तो इंडस्ट्रियल लोकेशन जब आप आपको ओपन करनी होती है, सो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। तो बहुत ही एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ होती है कि आपको सब चीज़ें मिले। तो मतलब कोशिश करनी पड़ती है, मतलब इसके अलावा और हम ये भी कोशिश करते हैं कि कॉस्ट कम पड़े, ठीक है, जो एस्टीमेट है वो भी कम निकले, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जब चालू हो जाती है उसके बाद अर्बनाइजेशन होती है, मतलब कहीं पे भी इंडस्ट्री चालू होती है वहाँ फिर थोड़ा शहरीकरण होने लगता है। सो इंडस्ट्रीज़ कई बार कहाँ खुलती हैं? सिटीज़ के बाजू में खुलती हैं, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। अब देखो ये भी आया, पहले हमने कहा
कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर गोज हैंड इन हैंड। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। मोस्टली जब फैक्ट्रीज खोलनी होती हैं तो थोड़ा सिटी टच खोलते हैं लोग, थोड़ा सिटी से टच हो। रीज़न होता है कि उनको मार्केट अच्छा मिलता है सिटीज़ में, और उनको सर्विसेज भी मिलती हैं सारी सिटीज़ की, जो भी बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस। सो इस तरह से उन्हें ये सारी सर्विसेज भी मिलती हैं। सो इसीलिए मतलब थोड़ा लोग मतलब बहुत ज़्यादा गांव में ना ओपन करके थोड़ा शहर के टच से फैक्ट्रीज खोलते हैं, ठीक है। सो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ आर इधर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर। अर्बनाइजेशन फॉलोज, तो आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज, तो शहरीकरण होने लगता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर सिटी, thus industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice, ठीक है। सो मतलब फैक्ट्रीज भी थोड़ा पसंद करती हैं शहर के टच में खुलना, ताकि उन्हें सारी फैसिलिटीज मिलें। सो मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द urban centers known as agglomeration economies. Gradually a large industrial agglomeration take place. So क्या करती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में आती हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मर्ज हो जाती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, सारी साथ में आती हैं, एंड टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में आके साथ में खुलती हैं, मतलब एक यूनिट बन के खुलती हैं, और वो पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं कि जो अर्बन सेंटर से अर्बन एरिया है उनके फ़ायदे उठाने की, ठीक है। कोई स्कीम होती है या बैंकिंग कोई फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, तो हर चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सो उसे कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी, ठीक है। सो अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें, तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ खुलती थी, कहाँ की जहाँ से बाहर जाना ज़्यादा आसान हो, ओवरसीज। मतलब पहले तो ब्रिटिशर्स इंडस्ट्री सेटअप करते, तो उनका क्या होता था सोच कि भाई क्योंकि उनको माल कहाँ पहुँचाना था, फॉरेन अपने देशों में पहुँचाना होता था, तो उनकी सोच क्या होती थी कि भाई जहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप करे वहाँ से भाई जो सी रूट है वो फॉरेन जाए, ठीक है। सो वो कहाँ से, इसलिए उन्होंने कहाँ सेटअप की, सारे पोर्ट्स में, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जहाँ जहाँ पोर्ट एरियाज थी वहाँ उन्होंने जो है इंडस्ट्री सेटअप की। इसलिए आजकल ये मतलब आज अगर आप देखो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये एक बड़ी सिटीज़ में आती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन पे खास ध्यान दिया। Consequently, they emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by huge agriculture, रूरल इंटरलैंड, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ के आजू बाजू जो छोटे छोटे गांव हैं, सो वो भी डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अभी इंडस्ट्री का मार्केट के साथ क्या लिंक है? सो देखो, सपोज एक इंडस्ट्री है, ठीक है, सो रॉ मटेरियल यूज़ करेगी, फिर रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए क्या क्या वो यूज़ करेगी, रॉ मटेरियल के साथ क्या क्या यूज़ करेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग वगैरह सब। फिर उसके बाद क्या करेगी, इन सब के लिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब यूज़ होगा, ठीक है। सो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ पहुँचाए जाएंगे, फैक्ट्रीज में। फैक्ट्री से वो कहाँ फिर मतलब फैक्ट्री में फिनिश्ड हो जाएंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो आउटपुट प्रोडक्ट्स बन के फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर मार्केट में जाएंगे तो पैसा मिलेगा। पैसा फिर कहाँ मिलेगा, फिर इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। फिर इंडस्ट्रीज़ वापस इसी मार्केट से, इसी पैसे से मार्केट से क्या खरीदेंगी, रॉ मटेरियल। तो एक साइकिल है जैसे, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल अगर आपको आपकी फैक्ट्री में लाना है, आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब फिर अगर आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका बनता है, फिर आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा, फिर वही पैसा आपको वापस इंडस्ट्री में लिंक। तो इंडस्ट्री और मार्केट लिंक्ड हैं, ठीक है। अगर आपका माल मार्केट में बिकेगा नहीं तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी कैसे, ठीक है। सो ये एक तरह की साइकिल है, ठीक है। सो और यहाँ देखो, द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द
लीस्ट कॉस्ट। सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा फैक्टर फैक्ट्री लोकेशन में लोग क्या देखते हैं, लीस्ट कॉस्ट, सबसे भाई कम भाई फ़ायदा कहाँ हो रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट कहीं कहीं जैसे GIDC में गवर्नमेंट सस्ती ज़मीनें देती है तो वहाँ लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। और फिर लोकेशन कहाँ है वो भी प्राइम होता है, कई लोगों को रोड साइड चाहिए होता है। सो ये सारी चीज़ें भी मतलब अफेक्ट करती हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को। अच्छा, आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कहाँ है, तो यहाँ लिखा हुआ है। सो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, पहले तो डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ फैक्ट्री लोकेट करनी है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, क्या कॉस्ट पड़ेगा। फिर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को लाने का क्या कॉस्ट पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, और उस साइट पे मतलब प्रोड्यूस करने का क्या कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। सो मतलब ये सारे कॉस्ट लग जाते हैं और तब जाके मतलब इंडस्ट्री सेटअप होती है, ठीक है। सो अब यहाँ देखते हैं पेज नंबर 67 पे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासीफाई किया गया है। सो इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया गया है तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो सबसे पहले इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज, रॉ मटेरियल्स जो कच्चा माल यूज होता है। सो रॉ मटेरियल के हिसाब से दो में डिवाइडेड है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, ठीक है। रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर कच्चे माल की बात करें तो दो में डिवाइडेड है फैक्ट्रीज, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। सो एग्रो बेस्ड क्या होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड, कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल। मिनरल मतलब सारे मिनरल्स के नाम लिख देने के, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। फिर मतलब रॉ मटेरियल्स के हिसाब से एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, ठीक है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ठीक है, उनके रोल के हिसाब से। तो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज और कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। देखो रॉ मटेरियल के हिसाब से दो में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल के हिसाब से। फिर उनके रोल के हिसाब से फिर से दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो अपना रॉ मटेरियल्स विच सप्लाई देयर रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जो अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं बाकी गुड्स बेचने के लिए। मतलब विच सप्लाई देयर रॉ मटेरियल्स टू मतलब बाकी गुड्स। देखो एक इंडस्ट्री सेटअप हुई, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री फाइनल गुड ही देगी, वो शायद कच्चा, वो इंडस्ट्री कच्चा माल देने के लिए भी तो सेटअप हो सकती है ना। सो सपोज कोई कच्चा माल रॉ मटेरियल देने वाली इंडस्ट्री हो, जैसे कि आयरन एंड स्टील। अब कुछ लोग आयरन और स्टील बेचते हैं, ठीक है। सो वो कुछ बना के नहीं बेचते, वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, ठीक है। सो वो फाइनल प्रोडक्ट दे रही है नहीं, वो इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को बेच रही है। सो वो होती हैं की इंडस्ट्रीज। फिर दूसरी कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है, की इंडस्ट्रीज वी सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। सो दूसरे गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है, कॉपर पिघला हुआ एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बेचती हैं। फिर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ क्या है, दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, जो डायरेक्ट कस्टमर के लिए बनाती हैं। सो दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, शुगर सीधा मार्केट में बेचेगी कस्टमर को मिले। टूथपेस्ट बनेगा सीधा मार्केट में जाएगा। पेपर इंडस्ट्री, स्विंग मशीन्स, फैंस, ठीक है। सो रोल के हिसाब से दो तरह की होती हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर तीसरे टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसे के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। सो कैपिटल मतलब पैसा कैसा इन्वेस्ट किया है। सो दो तरह की होती है, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। सो अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट्स। दिस लिमिट हैज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन ₹1 करोड़। सो
कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। इसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी आते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट क्या होती है, 1 करोड़ से ज़्यादा। भाई आप अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल रहे हो तो 1 करोड़ से ज़्यादा लागत नहीं होनी चाहिए। फिर ओनरशिप के हिसाब से, ठीक है, ये देखो सबसे पहले था रॉ मटेरियल्स के हिसाब से, फिर था उनके रोल के हिसाब से, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप भाई कौन मालिक है, मालिकी हक किसका है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर कौन होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती हैं। सो पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे कि एग्जांपल है BHEL और SAIL। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन ओन करता है, सो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन ओन करता है, कौन ऑपरेट करता है, कुछ लोग, ठीक है, वो कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ लोग होते हैं, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री, ये सारी हैं प्राइवेट सेक्टर। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट और लोग मिलके चलाते हैं, जॉइंट सेक्टर, ठीक है, विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है, लोग और स्टेट मिलके चलाते हैं। एग्जाम्पल है ऑयल, ठीक है। सो ऑयल करके ये ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, सो ये जो इंडस्ट्री है वो साथ में मिलके चलाई जाती है। इसके बाद चौथा है फोर्थ, कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन ओन करता है, जो रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो मिलके, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज एक ग्रुप होता है लोगों का, रॉ मटेरियल वालों का, वर्कर्स का, मिलके वो क्या करते हैं, उनके पास जितना भी साधन है उसको इकट्ठा करते हैं और प्रॉफिट और लॉस मिल बांट के खाते हैं, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री, केरला की कॉयर, COIR, कॉयर मतलब वो खाट वगैरह बनाने की जो डोरी होती है, वैसा कुछ। सो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ सप्लाई और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, ठीक है। सो ये आपस में मिलजुल के खोलते हैं, वर्कर्स और सप्लायर्स, ठीक है भाई, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, वैसा कुछ। सो 4 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं ओनरशिप के बेसिस पे, स्मॉल स्केल, फिर ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, और चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। सो अब फाइनली लास्ट, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, वेट के हिसाब से। सो वेट के हिसाब से 2 तरह की होती हैं, हैवी वेट इंडस्ट्रीज और लाइट वेट इंडस्ट्रीज। हैवी वेट इंडस्ट्रीज में आयरन, स्टील, और लाइट वेट में कौन आता है, रॉ मटेरियल्स यूज, लाइट मतलब हल्के रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं और हल्के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज में भारी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, आयरन, स्टील, लाइट इंडस्ट्रीज में हल्के प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये सारे थे इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशंस, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, सो ये 5 तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है इंडस्ट्रीज का, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे हमने जो रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे एग्रो बेस्ड पढ़ा, ठीक है। सो अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम पढ़ते हैं। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर और एडिबल ऑयल, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज किस पे बेस्ड हैं, रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो ये रिपीट ही हो रहा है। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे हमारी इंडियन इकोनॉमी एक यूनिक पोजीशन रखती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% का हाथ है, और 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर किसका आता है,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अबाउट 24.6%। फॉरेन एक्सचेंज 24.6% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है। जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 4% है और ये इंडस्ट्री की एक इकलौती कंट्री है, हमारी कंट्री की इकलौती इंडस्ट्री है जो कि खुद से खड़ी हुई है, विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू। खुद ही है, मतलब टेक्सटाइल में सब कुछ खुद ही है, रॉ मटेरियल भी खुद का होता है, प्रोडक्ट भी खुद का बनाती है, सो खुद में ही मतलब सब एक ही जगह हो जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनिक पोजीशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा हाथ है, 14% हाथ है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर्सन को देती है, सेकेंड लार्जेस्ट है एग्रीकल्चर के बाद। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में भी इसका हाथ है, 4% जीडीपी में इसका हाथ है, ठीक है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पहले कॉटन, जूट, ये सारी जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल्स हैं। सो अगर आप पुराने ज़माने की बात करें, पुराने इंडिया की बात करें, तो कॉटन टेक्सटाइल्स हाथ से स्पिन किए जाते थे और हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। पर 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आए, ठीक है। सो अगर जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हाथ से चरखे वर्खे चलाते थे, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। और जब कॉलोनियल पीरियड आया, जब ब्रिटिशर्स का टाइम आया, तो इन इंडस्ट्रीज़ को बहुत धक्का पड़ा, क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। जो मिल से बना हुआ कपड़ा था, जो इंग्लैंड से आ रहा था, तो इंडियन इंडस्ट्रीज उसको कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी। वो सस्ता कपड़ा था और जल्दी जल्दी आ रहा था, सामने इंडिया का कपड़ा महंगा था और टाइम कंज्यूमिंग भी था, ठीक है। सो आप अगर 30 नवंबर 2011 की बात करें, ठीक है, टॉपिक है कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स। सो अगर आप कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करें, सो 30 नवंबर 2011 तक की बात करें, मे बी आपके टेक्स्ट बुक में आंकड़े दूसरे हो तो आप वो टिक करना। 30 नवंबर 2011 की बात करें तो टोटल 1946 कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री। टोटल 1946 कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स होती हैं कंट्री में। 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड रेस्ट इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ठीक है। 80% जो मिल्स होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं और बाकी पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स में हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा छोटी छोटी स्मॉल फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें 4 से 10 लूम्स हैं। सो लूम्स क्या होते हैं? सो लूम्स का मतलब होता है वो मशीनें जो एक यान से एक फैब्रिक बनाती हैं, ठीक है, एक धागे से फैब्रिक बनाती हैं, वो मशीनें। सो पहले देखा जाता था कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी कहाँ पाई जाती थी? जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र और गुजरात में ही ज़्यादा पाई जाती थी, ठीक है। सो कॉटन अर्लियर टाइम्स में, शुरुआत में गुजरात और महाराष्ट्र में ही कॉटन इंडस्ट्रीज़ आपको दिखती थी। सो क्यों वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती थी महाराष्ट्र और गुजरात में? क्योंकि वहाँ पे रॉ कॉटन अवेलेबल रहता था, मार्केट था, ट्रांसपोर्ट था और पोर्ट, ठीक है, वो जो पोर्ट फैसिलिटीज़ थी, जो कहते हैं ना तट के किनारे, सो लेबर अवेलेबल, जो मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए कॉटन को, वो था। सो इस तरह से लोग, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत पाई जाने लगी, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री है उसका एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री ऑब्वियसली कॉटन का रोल है। सो यहाँ इसमें वही जो कॉटन, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई। सो इंडस्ट्री एक आप देखोगे तो ये जो कॉटन इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है। इसके बाद इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज़। एक तो एग्रीकल्चर को तो सपोर्ट कर ही रही है, फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ को, डाइस को, मिल स्टोर्स को, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ को, फिर इंजीनियरिंग वर्क्स। तो कॉटन इंडस्ट्री कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रही है खुद मैन्युफैक्चर करके, ठीक है। सो स्पिनिंग आज भी ज़्यादातर कहाँ की जाती है? स्पिनिंग, जो स्पिन करने का काम है, ठीक है, जो सूतने का काम है, वो आज भी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होता है। और वीविंग जो है, वीविंग में क्या होता है? डिज़ाइंस की जाती हैं अलग अलग, सिल्क की, जरी की, एम्ब्रॉयडरी की।
इंडिया का प्रोडक्शन वर्ल्ड क्लास है स्पिनिंग में, बट वीविंग में इंडिया का इतना ज़्यादा नाम नहीं है। It cannot use much of the high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom and in mills. तो इंडिया का ज़्यादा नाम किस में है? ज़्यादा इंडिया का नाम है ट्रेडिशनल स्किल्स में बहुत नाम है, पर स्पिनिंग में, ठीक है, इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, बट वीविंग में इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कैनॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री, ठीक है। सो ज़्यादा इंडिया का नाम किस में है? प्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, बट वीविंग में इतना ज़्यादा इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है। और इवन जो खादी बनती है, ठीक है, द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स। सो इस तरह से ये कॉटन इंडस्ट्री के बारे में था। पेज नंबर 70 पे, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। स्पिंडल क्या होता है? वो ऐसे सुए जैसा होता है जिससे जो धागा है उसे पिरोया जाता है। सो इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स हैं, और उसके पहले चाइना है, ठीक है। हमारे पास वी हैव अ लार्ज शेयर। India has the second largest installed capacity of spindles in the world and China comes in first number, ठीक है। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा शेयर है कॉटन का, ठीक है। अगर हम कॉटन की बात करें, सो जो हमारा गारमेंट में, पर हमारा गारमेंट में योगदान खाली 4% है, ठीक है। गारमेंट इंडस्ट्री में इंडिया का योगदान सिर्फ 4% है। स्पिनिंग में है हमारा, स्पिनिंग में इंडिया का नाम है, पर गारमेंट इंडस्ट्री का, प्रॉपर गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सिर्फ 4% योगदान है। द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn दैट इज प्रोड्यूस इन द country. There are some large and modern factories in these segments, but most of the production is in fragmented. मतलब बड़ी बड़ी मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं वीविंग, निटिंग, इन सब के लिए, पर छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है। सो लोकल मार्केट को ही खुश कर पाते हैं ये सब। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। मतलब अब हमारा जो इसका जो पाया है, जो वीविंग, निटिंग, ये सब छोटे स्तर पे है। सो तो इसकी वजह से क्या होता है, मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न। तो कॉटन यार्न मतलब जो फैब्रिक बनाने के लिए यार्न यूज़ होता है वो बाहर भेजना पड़ता है, और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को फैब्रिक मंगवाना पड़ता है, कपड़ा मंगवाना पड़ता है बाहर से। मतलब वो जो यार्न से जो फैब्रिक बनता है, ये 6th स्टैंडर्ड में आया है आपको, यार्न से जो फैब्रिक बनता है वो पद्धति हमारी इतनी ज़्यादा कुशल नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो इसीलिए यार्न एक्सपोर्ट किया जाता है और फैब्रिक उल्टा हमें मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ हम लैक करते हैं, और इसीलिए सिर्फ 4% ही गारमेंट इंडस्ट्री में हमारा योगदान है, ठीक है। सो हमें हमारे वीविंग सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। जो वीविंग सेक्टर है हमारा, जो पिछड़ा हुआ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और यार्न जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम बाहर भेजते हैं, वो बंद करके हमें वीविंग सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि यार्न से हम फैब्रिक यहीं बना लें, ठीक है। सो हमने अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन बनाया है अभी तक, पर अभी भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। सो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, पावर सप्लाई है, मशीन की नीड्स, और वीविंग को अपग्रेड करना, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद जो लेबर है वो उतना ज़्यादा काम नहीं करते, कंपटीशन है। जो प्योर कॉटन है वो सिंथेटिक के साथ उसका कंपटीशन है। सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो है कॉटन इंडस्ट्री फेस कर रही है इंडिया में, ठीक है। सो द नीड पावर सप्लाई इज एरेटिक, मतलब क्यों हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है प्रॉब्लम क्यों फेस कर रही है, तो पावर सप्लाई इज एरेटिक, मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। अदर प्रॉब्लम्स आर लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर काम कम करते हैं, स्टिफ कंपटीशन है किसके साथ, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ। सो ये कॉटन टेक्सटाइल की प्रॉब्लम है इंडिया में। इसके बाद जूट टेक्सटाइल्स की। सो इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का, ठीक। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस
एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद सेकेंड नंबर इंडिया से ही लिया जाता है जूट। सो 80 जूट मिल्स थी इंडिया में 2010-11 में, और सारी वेस्ट बंगाल में है। सो जो ज़्यादातर जूट मिल्स कहाँ पाई जाती हैं? वेस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि बाजू में है हुगली रिवर, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द आर लोकेटेड मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर, ठीक है। सो इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड, ठीक है। सो क्यों हुगली? ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों जो जूट मिल्स हैं वेस्ट बंगाल में क्यों सेटअप की गई हैं। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, क्यों जूट मिल्स वेस्ट बंगाल हुगली रिवर के बाजू में? सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली रीजन आर, पहला है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो नज़दीक हैं। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रिवर ही बाजू में है, हुगली नदी ही बाजू में है तो पानी भी सस्ता पड़ा। सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, वहाँ रेलवे की भी फैसिलिटी है, रोडवेज की फैसिलिटी है, वाटरवेज की फैसिलिटी है। सो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है वो मिल्स में आराम से पहुँच जाता है। वाटर है, वाटर 24 घंटे रहता ही है रिवर की वजह से। सो जो रॉ जूट है उसका काम भी अच्छे से होता है। लेबर चीप है वेस्ट बंगाल में, जो लेबर वो बहुत सस्ता है। और वहाँ पे लोग काम करने कहाँ से आते हैं? बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। सो ये सारे रीज़न से, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल क्यों जूट का मेन सेंटर बना बैठा है। सो ये सारे फ़ायदों की वजह से, क्योंकि वो हुगली नदी के नज़दीक है और उससे ये सारे फ़ायदे होते हैं। कोलकाता एक बड़ा अर्बन सेंटर है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल के बाजू में कोलकाता है, वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ ये सब देता है। सो इसी कारण वेस्ट बंगाल में जूट फैक्ट्री सेटअप है। 2010-11 में जूट इंडस्ट्री 3.7 लाख वर्कर्स को सपोर्ट कर रही थी और 40 लाख छोटे वर्कर को सपोर्ट कर रही थी। सो और भी बहुत सारे लोग जूट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, चैलेंजेस क्या फेस कर रही है जूट इंडस्ट्री? सो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है बाहर के मार्केट से। सिंथेटिक चीज़ें आ रही हैं, नकली चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड से। पर अभी भी हमारी जो अंदर डिमांड है जूट की वो तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि आपको जूट की पैकेजिंग तो करनी ही पड़ेगी। सो इस डिमांड को और बढ़ाने के लिए इनको प्रोडक्ट्स और ज़्यादा इनको अच्छे करने पड़ेंगे। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया था, जिसके तो ये आपको 1 मार्क में हेल्प कर सकता है कि 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया था, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और क्वालिटी बढ़े और जो गुड प्राइसेस हैं वो मतलब अच्छे प्राइसेस मिले जूट फार्मर्स को और फसल और बढ़े, ठीक है, ईल्ड बढ़े। सो ये सब नेशनल जूट पॉलिसी के तहत विचार किया गया था। मेन मार्केट्स कौन कौन से हैं जूट के? सो यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके, ऑस्ट्रेलिया। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। तो जूट के प्रोडक्ट्स अभी लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मतलब जो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स की वजह से जो इन्वायरमेंट को नुकसान पड़ रहा है, सो अभी मतलब दुनिया को पता है कि भाई जो जूट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो फैब्रिक है। सो इसीलिए अभी लोग प्लास्टिक वगैरह से हटके जूट की तरफ आ रहे हैं फैब्रिक में। इसके बाद शुगर इंडस्ट्री है। सो शुगर इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया सेकंड पे है, पर फर्स्ट प्लेस किस में है? प्रोडक्शन में। किसके? गुड़ के। सो इंडिया स्टैंड्स सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया सेकंड नंबर है शुगर के प्रोडक्शन में, इसीलिए डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में लोगों को। बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसरी। खंडसरी एक मतलब खंडसरी क्या होता है? देखो, मंदिरों में प्रसाद जैसा दिया जाता है, गोल गोल वाइट कलर का होता है, कुछ वैसा होता है, ठीक है। सो इंडिया गुड़ और खंडसरी का नंबर 1 प्रोड्यूसर है और शुगर का दूसरा नंबर है। सो ये जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है इस इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा बल्की होता है
और एंड इन haulage its sucrose content reduces. Where should the mills be ideally located? ये मिल्स कहाँ होनी चाहिए? सो इन 2010-2011 662 शुगर मिल्स थी. कहाँ थी? कहाँ शुगर मिल पाई जाती है इंडिया में? सो इंडिया में शुगर मिल्स हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात. ठीक है, ये आप है ना जो भी ऐसे टॉपिक स्टार्ट लो उसकी हेडिंग ज़रूर डाल देना. जैसे आप शुगर इंडस्ट्री लिख रहे हो तो शुगर इंडस्ट्री हेडिंग डालना. अगर आप जूट के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप जूट के बारे में लिख रहे हो तो जूट की हेडिंग ज़रूर डालना. ठीक है, अगर आप, ठीक है, आगे अगर आप जो भी हेडिंग्स है, कॉटन है, जूट है, ठीक है, शुगर है, आप उसकी हेडिंग ज़रूर डालना. अच्छा, सो कहाँ शुगर मिल्स हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अलॉन्ग विथ पंजाब, हरियाणा, MP. 60% मिल्स कहाँ हैं? 60% मिल्स आर इन यूपी एंड बिहार. 60% मिल्स यूपी और बिहार में हैं. और ये इंडस्ट्री सीजनल है. ठीक है, मतलब एक सीज़न में ये इंडस्ट्री काम करती है. ठीक है, सो दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर. सो अगर आप इन सालों की कुछ बात करें, सो देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र. ये इंडस्ट्रीज़ अब महाराष्ट्र में ज़्यादा डेवलप हो रही हैं. शुगर मिल्स, ये जो इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री, महाराष्ट्र में अब बहुत डेवलप हो रही है. इन रिसेंट ईयर्स देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट स्पेशली इन महाराष्ट्र. क्यों? दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट. सो जो शुगर केन महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट हाई है. क्लाइमेट महाराष्ट्र का कूलर है और मतलब इससे लंबी एक जो शुगर केन की सीज़न है वो लंबी चलेगी. और इस तरह से यहाँ पे जो कॉपरेटिव्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. मोर ओवर द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल. जो कॉपरेटिव मैंने पहले भी बताया था, रॉ मटेरियल बनाने वाले और वर्कर्स के जो साथ में मिलके जो इंडस्ट्री चलाते हैं वो कॉपरेटिव्स कहलाते हैं. सो कॉपरेटिव महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. कॉपरेटिव वाला जो ओनरशिप है वो बहुत सक्सेसफुल है. सो क्यों आजकल शुगर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में बन रही हैं? सो बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट. द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन. और जो द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दी स्टेट्स. तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. ठीक है, सो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल. ये शुगर इंडस्ट्री क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? सो सीजनल नेचर ऑफ द, क्योंकि एक ही सीज़न में जब शुगर केन वाली सीज़न होती है तभी ये होता है और बहुत ही पुराने तरीके हैं इसको प्रोड्यूस करने के. ट्रांसपोर्ट में देरी हो जाती है और भाई केन फैक्ट्रीज पे नहीं पहुंच पाती हैं. सो और कचरा इतना ज़्यादा होता है. ठीक है, सो ये सारे इस इंडस्ट्री के ड्रॉबैक्स हैं. अभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, सो इंडस्ट्रीज़ जो कि मिनरल यूज़ करती हैं, मेटल्स यूज़ करती हैं, उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है. सो उसमें सबसे पहले है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या है? So the iron and steel industry is the basic industry since all other industries heavy, medium and light depend on it for their machinery. So हर इंडस्ट्री, ठीक है, जिसको हैवी मेटल चाहिए, मीडियम चाहिए, लाइट मेटल चाहिए, सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं. स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स. सो आयरन स्टील इंडस्ट्री पे सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं. प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो स्टील का है वो आज भी इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट कहा जाता है. मतलब कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है स्टील को प्रोड्यूस करना. आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री. इसको हैवी इंडस्ट्री में क्यों रखा गया है आयरन और स्टील को? बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की. सारे रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स हैवी हैं, बल्की हैं. एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:2:1.
मतलब इन इंडस्ट्रीज़ में आयरन ओर का रेशियो क्या है 4, कोल का रेशियो 2 है और लाइमस्टोन का रेशियो 1 है, ठीक है। सो इन इंडस्ट्रीज़ में मैंगनीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है स्टील को हार्डन करने के लिए, ठीक है। सो फिर ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरह से जो स्टील का जो कंजम्पशन है वो एक कंट्री का इंडेक्स माना जाता है, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट का मेन पॉइंट माना जाता है। सो इस तरह से, क्योंकि स्टील के बनने में कितनी ओर्स लग जाती हैं, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, कई बार मैंगनीज भी लगता है, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक आग बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करती है और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे रोज़गार मिलता है, ठीक है। सो इंडिया 4th नंबर पे है, इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्टील के प्रोड्यूसर्स में इंडिया 4th है और स्पॉन्ज आयरन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। पीछे आ जाते हैं पेज नंबर 72 पे। 72 पे मैप है जिसमें आयरन और स्टील प्लांट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ आयरन और स्टील प्लांट्स आए हुए हैं। सो यहाँ देखें, ईस्ट साइड पे देखें, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, फिर दुर्गापुर, बर्नपुर, ठीक है, भिलाई, ठीक है। सो यहाँ सारे स्टील प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ नीचे भी पाए जाते हैं, विजयनगर, भद्रावती, सालेम, ठीक है। सो इस तरह से स्टील प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर पेज नंबर 73 पे आते हैं। सो छोटे छोटे स्टील प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे स्टील प्लांट्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज़ करते हैं। स्टील स्क्रैप, स्टील का जो भंगार यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज आयरन यूज़ करते हैं, री रोलर्स यूज़ करते हैं। सो जो अलॉय स्टील है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, वो अपने स्टील की मार्केटिंग कैसे करते हैं, थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। वो अपने स्टील की मार्केटिंग कैसे करती है, ये कौन करता है मार्केटिंग, सेल के थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट, ठीक है। सो जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड मार्केट होता है वो अपने स्टील का प्रमोशन सेल के थ्रू करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू। 1950 में चाइना और इंडिया ने सेम क्वांटिटी का स्टील प्रोड्यूस किया था और आज चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। चाइना सबसे ज़्यादा स्टील कंज्यूम भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। 2004 में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था स्टील का और छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ पाया जाता है इंडिया में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यहाँ पाई है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। कारण क्या है, क्यों छोटा नागपुर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में पाई जाती हैं। सो इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्या क्या एडवांटेजेस हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री यहाँ क्यों पाई जाती है, क्या है, क्या कारण, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन स्टील इंडस्ट्री पाई जाती है। लो कॉस्ट आयरन ओर, यहाँ जो आयरन ओर का कॉस्ट है बहुत कम है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, अच्छी क्वालिटी के जो प्रॉक्सिमिटी नज़दीकी में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। चीप लेबर अवेलेबल है, सस्ता एकदम मिल जाता है काम करने वाले लोग। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और छोटा नागपुर प्लेट्यू के आजू बाजू ही लोग आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पर अभी भी हमारे पास जितनी काबिलियत है उसको हम उस हिसाब से आयरन और स्टील हम नहीं बेच पा रहे हैं। कारण क्या है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। सबसे पहले जो कोल, इसमें जो कोल यूज़ होता है स्टील में, उसका कॉस्ट बहुत हाई पड़ता है और लिमिटेड है हमारे पास। दूसरा
लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर लोग वैसा काम नहीं करते हैं जैसा होना चाहिए। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी कभी होती है कभी नहीं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हमारा जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़, वो अभी भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं है स्टील और आयरन सेक्टर में, ठीक है। सो क्या कारण है अभी भी इंडिया उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है? सो येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल। क्यों हम आयरन और स्टील बेच नहीं पा रहे हैं? सो ड्यू टू ए हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो हम गुड क्वालिटी स्टील देते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हम खुद इंपोर्ट करते हैं। सो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील, जबकि हमारे पास इतना स्टील है कि हम डिमांड पूरी कर पाए, तो भी हम बाहर से मंगाते हैं। सो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स। मतलब अब आजकल लिबरलाइजेशन कानून आया है कि भाई आराम से बिजनेस हो सकता है दो देशों के बीच में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो इसकी वजह से अब थोड़ी ये इंडस्ट्री जागरूक हुई है। सो अभी भी हमें और इस इंडस्ट्री को और डेवलप करने के लिए इस इंडस्ट्री को और भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जो एक हैवी इंडस्ट्रीज में और अच्छा काम कर सकती है। सो वी आर एंडिंग अवर लेक्चर हेयर। जस्ट जितने भी पॉइंट्स मैंने टिक कराए हैं आप वो सारे पॉइंट्स लिखना। जो भी हेडिंग्स मैंने डाली हैं वो हेडिंग आप मतलब जो हेडिंग जिसके ऊपर आती है वो हेडिंग डालना। चैप्टर से ही नोट्स बना दीजिए और उसी से ही प्रिपेयर करिए, ठीक है। सो दिस विल बी योर हैंड रिटन नोट्स। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग एंड मेक नोट्स प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। So we are ending here at 74 page and we will start it from here only tomorrow. Thank you.